प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इसका प्रश्नावली 9.1 का जो है हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान और बहुत ही जो है अच्छा तरीका से सीखने समझने वाले हैं। तो अगर आप इस सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल में और 100% जो है आसान तरीका से सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अभी तक अगर एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सामने प्यारे बच्चों आ चुका है अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न 12 नंबर। क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है जिसका आपको ऊंचाई 7 मीटर दे दिया गया है और उस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो आपको टावर की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनाना बहुत ही क्या है ज़रूरी होता है चीज़ों को आसान तरीक़ा से समझने के लिए। तो जब कभी भी आप जो है हल करने के लिए चलिएगा तो पहले आप फिगर के रूप में कन्वर्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक भवन का चर्चा है और एक टावर का चर्चा है, तो हम पहले भवन और टावर का निर्माण करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये भाई सब क्या है क्षैतिज स्तर है, जिसको आप जो है ये कह सकते हैं मतलब ज़मीन कह सकते हैं। और इस ज़मीन पर ही क्या है तो एक भवन है और साथ ही साथ उसी आसपास में एक टावर भी है। तो लीजिए हमने ये ले लिया आपका भवन, ठीक है, सॉरी ये हमने ज़मीन लिया और इस ज़मीन पर ये मान लीजिए कि कोई टावर है। टावर हल्का बड़ा रहेगा और जो भवन है वो हल्का छोटा रहेगा। तो ये हमने टावर बना लिया और एक हम यहाँ पर भवन का निर्माण कर लेते हैं। मान 1 मिनट भाई साहब, टेढ़ा नहीं होगा, होना चाहिए, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर भवन का निर्माण कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका क्या है भवन है। भवन हमेशा छोटा रखेंगे आप टावर से, ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट ही है। टावर बड़ा रहेगा, टावर ऊंचा रहेगा, तब तो फ्रीक्वेंसी आराम से जो है सभी घरों में जा पाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी भवन और टावर का चर्चा हो तो टावर ऊंचा रखिएगा, भवन को छोटा रखिएगा। यहाँ पर हम भवन का नाम ए बी दे देते हैं। मान लीजिए ये ए बी क्या है भवन है और सी डी दे देते हैं टावर। सी डी क्या दे देते हैं, सी डी मान लीजिए कि टावर है, ठीक। अब बताइए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस भवन का ऊंचाई है 7 मीटर। ये क्या है, हमने ले लिया 7 मीटर, ठीक है। और आगे बोला गया कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ए है, बिंदु ए जो है यानी कि भवन का सबसे ऊपर वाला भाग जो है वही कहलाएगा भवन का शिखर। तो वही बोल रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि ए और टावर का शिखर हो गया सी। ए से सी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये आपको पहली बात जो है बोला गया है। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ए पर है तो वो अगर सीधा देखेगा तो किधर की ओर देखेगा, सीधा देखेगा तो इधर देखेगा, यानी कि ये क्षैतिज तल हो जाएगा या क्षैतिज रेखा आप इसे बोल सकते हैं। अगर सीधा देखेगा ना तो हल्का ऊपर देखेगा, ना ही हल्का नीचे देखेगा, यानी कि ना तो अपना गर्दन हल्का भी ऊपर उठाएगा और न ही अपना गर्दन हल्का भी नीचे झुकाएगा, यानी कि पूरा सीधा देखेगा, अपने आँखों के सामने देखेगा। तो इसी रेखा, ये जो डॉटेड रेखा हमने बनाया है उसी रेखा होकर के देखेगा। तो ये आपका क्षैतिज स्तर हो गया जो ए
से जाती हुई रेखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ई तक आई, कहाँ तक आई, ई तक, तो ए ई हो गया, ये हल्का और हटा के बना देते हैं ताकि आपको और क्लियरली यह दिखे। तो ए से ई जो जाने वाली रेखा है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। ए पर जो अगर कोई व्यक्ति है वहाँ से अगर वो ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है तो उसका। अब बोला गया है कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ए है, केवल टावर के शिखर का, तो केवल टावर का शिखर सी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से जब आप देखते हैं सी को, यहाँ से जब आप सी को देखते हैं यानी कि टावर के शिखर को देखते हैं, तो ये जो उन्नयन कोण बनता है ना, ये वाला उन्नयन कोण, ये है 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, और फिर आगे बोला गया और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण, तो टावर के पाद का अवनमन कोण। तो टावर का पाद जो है वो डी है, पाद मीन्स पाँव, पाँव मीन्स सबसे नीचे वाला भाग, शिखर मीन्स सबसे ऊपर वाला भाग, ये सब आपको बता चुके कई बार। तो यहाँ पर जो पाद है वो डी है, तो डी का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। यानी कि आप भवन के शिखर से जो है अगर टावर के पाद का अवनमन कोण बनाने की कोशिश करते हैं तो वो है 45 डिग्री। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पर आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि डी से सी जो टावर है उसका ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आइए हम आपको अपने स्तर से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सी बात है, ज़रा आप हल्का भी ध्यान यहाँ पर लगाएंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। देखिए, अगर ए बी 7 मीटर है तो प्यारे बच्चों ई डी भी 7 मीटर ही होगा। बोलेंगे क्यों? क्योंकि भाई साहब जो ए बी रेखा है और ई डी रेखा है वो दोनों समांतर रेखा है, और साथ ही साथ बी डी और ए ई भी समांतर हैं। तो इसीलिए जितना ए बी होगा उतना ही ई डी भी होगा। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिला कि भाई साहब ये जो ई डी है वो 7 मीटर है। ई डी है कितना? तो ये हो गया 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया। 7 मीटर होने का अब बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। आपको निकालना था जो आपका ये टावर है ना, टावर का ऊंचाई निकालना था। देख सकते हैं, यानी कि सी से लेकर के डी तक का जो है ना कितना हाइट होगा, ये आपको क्या करना था, निकालना था। जिसमें से फ़ायदा वाला बात ये है कि डी से ई तक का ऊंचाई आपको मिल गया। डी से ई कितना मिल गया? 7। अब हमें अगर किसी भी तरीक़ा से ई से जो सी तक का ऊंचाई है, ये वाला सी से ई तक का जो ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है, अगर हमें ये अगर पता चल जाए तो हम जोड़ देंगे साथ में, वही टावर का कुल ऊंचाई जो है हो जाएगा। तो आपने समझा कुछ? अब आइए इसी लॉजिक पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं पूरे डिटेल में। अब देखिए, ये हम निकालना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो भाई साहब आप इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज जो है आपका सी ई ए, ये जो त्रिभुज ऊपर में बन रहा है सी ई ए, तो हम इसका ये वाला भुजा निकालना चाहते हैं। ये थीटा के सामने है तो हम लंब बोल सकते हैं, यानी कि पी है, पी हम निकालना चाहते हैं। तो हमने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में, खास करके समकोण त्रिभुज में, अगर एक थीटा का मान दिया हो और आपको कोई भी अगर एक भुजा निकालना हो तो थीटा के साथ साथ 3 भुजा में से कोई एक भुजा भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन सी ई ए त्रिभुज में ऐसा नहीं है, इसमें से तीनों में से कोई भी भुजा आपको पता नहीं है। तो कोई भी भुजा अगर पता नहीं है तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस तीनों में से कोई एक भुजा पता करना, तब जा कर के हम सी ई भुजा जो है पता कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, ए बी डी त्रिभुज में, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए बी डी त्रिभुज में एक भुजा पता है, ए से बी तक
ए से बी भुजा जो है वो 7 मीटर है, ये आपको क्या है पता है। तो अगर ये पता है तो हम क्या करेंगे वो आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। एंड बिल्कुल ठीक ही है। अगर इस त्रिभुज में 9 आकर के हम, चलो इसी त्रिभुज में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, इसमें एक भुजा तो है लेकिन भाई साहब उन्नयन कोण इसका नहीं दिया गया है, उन्नयन कोण नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवनमन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, यानी कि अगर अवनमन कोण 45 डिग्री है तो ये वाला उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा। देखिएगा कैसे, तो ये वाला अवनमन कोण अगर 45 है तो ये उन्नयन कोण इसके एकांतर कोण के कारण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था। ऐसा क्यों होता, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे का एकांतर होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर बहुत कमाल की बात हो गई कि इस त्रिभुज में आपको एक भुजा भी मिल गया और कोण भी मिल गया। अब आप चाहे तो ये वाला भुजा पता कर सकते हैं, जो बी डी भुजा है ये पता कर सकते हैं। अगर ये पता हो गया तो जितना बी डी भुजा होगा उतना ही ए ई भी होगा, ये वाला जो भुजा है उतना ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर है। तो हम पहले कोशिश करते हैं बी डी निकालने का। तो चलिए बी डी निकालने के लिए क्या करना होगा वो सब तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले फिगर के बारे में कुछ हम 1-2 लाइन क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फंडा कुल वगैरह आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ पर फिगर के बारे में कुछ 1 लाइन 2 लाइन क्या करते हैं लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी भवन है, ए बी भवन हैं तथा सी डी टावर है। सी डी क्या है, टावर है। बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा लंबा कहानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना से ही टीचर को आराम से पता चल जाएगा इस फिगर के बारे में कि कौन क्या है, ठीक है। अब आप सबसे पहला काम ए बी डी त्रिभुज में tan 45 डिग्री कीजिए। क्यों, क्योंकि ये 7 है, ये आपका P हम B निकालना चाहते हैं इसीलिए। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम tan 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 45 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर P दिया गया है और B हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड थीटा 45 डिग्री है इसीलिए हम 45 लिखे हैं। तो tan 45 होगा ए बी, क्योंकि लंब यानी कि जो P है वो ए बी ही है, ए बी बट्टे बी डी, आधार बी डी है तो हम बी टी लिखेंगे। अब बढ़िए आगे, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, एंड बराबर में क्या होगा, जो ए बी है उसका मान प्यारे बच्चों आपके पास 7 है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 7 मीटर है, एंड नीचे में यहाँ पर आपका बी डी ही लिखा जाएगा, क्योंकि बी डी का मान तो हमें पता नहीं है, वही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बी डी को 1 से गुना कीजिएगा तो ये बी डी होगा, कोना कोनी गुना, 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 मीटर, यानी कि आपको बी डी भी 7 मीटर पता चला। एंड एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में थीटा 45 डिग्री हो तो याद रखिएगा उसका लंब और आधार बराबर होता है, जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, क्योंकि भाई साहब ये tan 45 का मान 1/1 होता है, कोना कोने गुना उना करने के बाद आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ठीक है। अभी हम चाहते तो इससे ये जो इतना कारनामा करने से पहले ही बता देते कि हाँ थीटा 45 डिग्री है और इस स्थिति में लंब 7 मीटर है तो आधार भी 7 मीटर होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने पूरा बना के दिखा दिया तो अब आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि जब थीटा 45 हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं, जैसे कि 7 है ये तो ये भी 7। अब प्यारे बच्चों देखिए आपका काम बन गया, अगर बी डी 7 है तो ए ई भी 7 मीटर होगा। कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि समांतर भाई साहब ये दोनों
क्योंकि ये दोनों क्या है, ए और बी डी जो है वो एक दूसरे के समांतर है, इसी कारण से। और ये भी तो 7-7 है, जो ए बी और ई डी है वो भी 7 है मीटर ही, 7 मीटर ही है। तो इससे हमारा काम हो गया बहुत ही साफ। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में एक भुजा भी आपको पता चल चुका है। तो अगला काम हम वही करेंगे, क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए सी ई में tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो ई सी आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, तो समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसमें, ए सी ई में हम क्या करने वाले हैं, तो हम tan 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। तो tan थीटा प्यारे बच्चों होता है P/B, तो P है EC और B है AE, ठीक है, EC/AE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EC एंड /AE, बट्टे क्या करेंगे AE, बिल्कुल ठीक है, EC/AE हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा भाई, तो आप देखिए AE तो आपको 7 मीटर मिला हुआ है ना, AE 7 आप पहले से पता कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर 7 क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। चलो देखो आप यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो tan 60 डिग्री है उसका मान जानते हैं आप सभी, √3 होता है। इसके बट्टे में 1 लगा दीजिए। EC आपको निकालना ही है, AE का मान 7 मीटर दिया गया तो 7 लिख लेंगे। फिर EC को 1 से कोना कोनी गुना कीजिएगा तो EC होगा, एंड 7 को √3 से गुना कीजिएगा तो 7√3 होगा, एंड आप इतना मीटर बोल सकते हैं इसे। अब ये चीज़ देख सकते 7√3, ये जो है ना ये 7√3 मीटर आपको मिल गया। तो अब आप आराम से टावर का कुल ऊंचाई जो है बता सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर, लिखेंगे इसीलिए टावर, ठीक है, टावर की ऊंचाई बराबर। तो टावर की ऊंचाई जो है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम 2 भागों में निकाले हुए हैं, DE प्लस EC, DE प्लस EC, DE और प्लस EC 2 भागों में टूटा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। DE का मान देखिए कि कितना है, तो आपको भाई साहब DE का मान है 7 और उसका मान है 7√3, तो हम लिखेंगे 7 और प्लस EC का मान 7√3, ये मीटर में होगा तो आगे हम मीटर लगा देंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि 7 दोनों जगह पर है, तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लीजिएगा तो 7 से 7 को भाग दीजिएगा 1, प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा, √3 बचेगा। इतना मीटर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का पूरा जो है कर लिया, एकदम ज़बरदस्त वाला जो है ना सीन। यहाँ पर जो AE है वो 7 मीटर है, बस इसके बारे में हम जानकारी नहीं लिख दी है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा इस तरह के ही चीज़ें जो है आपको करना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर को सॉल्व करने। आसान है, बहुत ही हल्का है, समझने की बस फेरी है। क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैं पहले इसको अपने कंसेप्ट के आधार पर बताता हूँ। आपने देखा होगा कि रोड पर लाइट लगे होते हैं दिशा वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन आपको पता होगा जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह सुना आपने, समुद्र तल पर होते हैं बंदरगाह समुद्र के किनारा का वह स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आती है और वहाँ से चलती है। जैसे आपके
ट्रेन को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होती है, एरोप्लेन को रुकने के लिए हवाई अड्डा होता है, उसी तरह से पानी के जहाज़ को रुकने के लिए और वहाँ से दूसरे जगह के लिए निकलने के लिए होता है बंदरगाह, और बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा क्या है, समुद्र है, ये बहुत ही बड़ा समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है। ये क्या है, बंदरगाह, ये क्या है, बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि बंदर यहाँ पर रहते होंगे, बंदरगाह मतलब एक तरह से समझ लीजिए पानी जहाज़ का स्टेशन है ये, और ये समुद्र है, ये क्या है, तो समुद्र है। अब क्या होता है वो आप समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। होता क्या है कि अब मान लीजिए कि जो बंदरगाह है तो उसमें सभी जगह के जहाज़ को मतलब फेंट फाँट के तो नहीं लगाया जाता होगा, सिस्टम से किस जहाज़ को कहाँ लगवाना है, किस जहाज़ को इधर लगवाना है, किसको इधर लगवाना है, किसको बीच में लगवाना है, ये सिस्टम होता है कि नहीं सिस्टम। तो ये काम बताने के लिए जो है ना बंदरगाह पर लगे होते हैं लाइट हाउस। बंदरगाह पर क्या लगे होते हैं, लाइट हाउस लगे होते हैं। लाइट हाउस मतलब ये बहुत बड़ा खंबा सा होता है, और इस खंबा में लगे होते हैं भाई साहब लाइट। खंबा में क्या लगे होते हैं, लाइट, और इस लाइट से ही इशारा दे करके समुद्र में जो जहाज़ है उसको डायरेक्शन वगैरह दिखाया जाता है, ठीक है। ये लाइट जो है ना, इसी लाइट का सहारा से जो समुद्र में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई जहाज़ आ रही है, यहाँ कोई क्या आ रही है, जहाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब इस जहाज़ को दिशा दिखाना है, तो लाइट के माध्यम से ही क्या करेगा, इसको दिशा जो है दिखाने का काम होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं समुद्र, इसे कहते हैं बंदरगाह, और ये जो लाइट है इसे ही कहते हैं हम लोग लाइट हाउस। क्या कहते हैं, लाइट हाउस के शिखर। और लाइट हाउस का शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, लाइट तो वहाँ पर ही लगाएंगे, लाइट यहाँ तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक ही जहाज़ जो है, एक ही टाइम पर दो जहाज़ आ रहा है समुद्र में, तो अगर दो जहाज़ अगर आएंगे भाई साहब, तो दोनों को तो अलग अलग लगवाना होगा ना। एक को बोलेगा कि भाई तुम यहाँ लगवा लो, एक अगर मान लो कि इसके पीछे आ रहा है तो इसको बोलेगा कि तुम यहाँ पर लगवा लो। तो ये डायरेक्शन दिखाने का काम लाइट के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। क्या है समझिए, यहाँ पर बोला गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से, तो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का ऊंचाई 75 मीटर है, ये आपको पता चल गया। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समुद्री जहाज़ के अवनमन कोण जो है ना 30 डिग्री और क्या है, 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मानी कि एक जहाज़ ये है और इसके जस्ट पीछे ये जहाज़ आ रही है, ठीक है। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के बीच कितना का दूरी है, ये आपको निकालना है। तो मैं जब तक फिगर नहीं बनाऊंगा तब तक प्यारे बच्चों हमें खुद नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बताएं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो हम यही करते हैं, फिगर बनाते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये है लाइट हाउस, ये हमने जो रेखा खींचा ये रेखा है लाइट हाउस। ये क्या है, लाइट हाउस है, और ये है समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, ठीक। अब क्या हो रहा है, सो देखिए ये आपका समुद्र है, तो हम लाइट हाउस का नाम ए बी दे देते हैं, ए बी दे देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि समुद्र में एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, ठीक है। समुद्र में एक जहाज़, हाँ इसका नाम मान लीजिए कि सी दे देते हैं। मान लेते हैं एक जहाज़ सी बिंदु पर है और एक जहाज़ डी बिंदु पर है। समुद्र में एक दूसरे के पीछे है, एक दूसरे के क्या है, एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। ऐसा स्थिति है, ठीक है। और इस लाइट हाउस का ऊंचाई है 75 मीटर। कितना, तो 75 मीटर ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्या है कि यहाँ से देख सकते हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कौन सा कोण है भाई साहब? अवनमन। अब बताइए कि यहाँ पर अगर बिंदु ए पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका क्षैतिज स्तर क्या होगा? अगर ये पूरा सीधा देखेगा, अगर सीधा देखेगा तो इधर की ओर देखेगा, इधर की ओर देखेगा कि नहीं? तो यही है क्षैतिज स्तर। डॉटेड लाइन जो हमने दिखाया है वही क्या है? क्षैतिज स्तर है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जहाज का जो अवनमन कोण है वो एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। यानी कि मान लीजिए कि अगर ए से जहाज सी को देखा गया, ए से जहाज सी को अगर देखा गया तो यहाँ पर जो अवनमन कोण है, कौन सा कोण? अवनमन कोण, वो बना 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना? तो वो अवनमन कोण यहाँ पर बन गया 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 30 डिग्री का। और फिर जब ए से ही, कहाँ से? ए से जहाज डी को देखा गया, ए से किसको देखा गया? जहाज डी को देखा गया, तो अवनमन कोण बना 45 डिग्री। तो इसका बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है तो इसके जस्ट यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो बोलेंगे सर आपने बताया है कि अवनमन कोण अगर 30 डिग्री है तो वो उसके एकांतर उन्नयन कोण जो है वो भी 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि देख मैं अवनमन कोण के हेल्प से क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकता, हमेशा उन्नयन कोण ही आपके आंसर को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण इसीलिए हमारे पास रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए से जब सी को देखा जा रहा था तो 30 डिग्री का मान लीजिए कि कोण क्या है? बन रहा था। कोण कितने डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री। एक काम करो आप लोग, 30 डिग्री इसको मत रखो। बोलिए क्यों सर? इसको लीजिए 45 डिग्री। कितना लीजिए इसको? 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक देखेंगे तो फिर कोण छोटा बनेगा वहाँ पर। तो मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। अभी आपको पता चलेगा कि 45-30 हमने क्यों किया, ठीक है। क्योंकि ये भाई साहब स्वाभाविक है कि अगर लाइट हाउस के नज़दीक है तो ये कोण बड़ा होगा, और ये डी बिंदु लाइट हाउस से दूर है तो कोण यहाँ पर छोटा बनेगा, ठीक है। इसी कारणों से, बस और कोई कारण नहीं है। तो ये वाला कोण आपका अगर अवनमन 45 था तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। अभी तत्काल हम यहाँ से 45 डिग्री हटा लेते हैं, ठीक है। एंड स्वतंत्र रूप से हम क्या करते हैं, तो डी तक जो है अवनमन कोण बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर सी बिंदु से, ए बिंदु से ही, यानी कि लाइट हाउस के शिखर से ही अगर डी जहाज़ को देखा जाए, किसको देखा जाए? डी जहाज़ को देखा जाए, तो ये वाला अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। कुछ ये वाला अवनमन कोण बनेगा कि नहीं? तो ये अवनमन कोण क्वेश्चन में देखा जाए तो 30 डिग्री का बोला गया है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बोला गया है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो प्यारे बच्चों ये उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, 30 डिग्री का ही होगा। और अब आप देख सकते हैं कि कोण सी देखने में भी बड़ा लग रहा है और कोण डी जो है देखने में छोटा लग रहा है। इसी कारणों से हमने ऐसा किया था। अब कोण का तो बंटवारा हो गया, समझ में आ गया। ये वाला अवनमन कोण कितना डिग्री का था? तो ये वाला अवनमन कोण प्यारे बच्चों 45 डिग्री का था, इसीलिए ये उन्नयन कोण 45 डिग्री हुआ। और ये अवनमन कोण 30 डिग्री का था, तो इसीलिए ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का हुआ। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन समझ भी लिया और काम कर भी लिया। अब क्या है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देख सकते हैं ये एक जहाज है और एक जहाज के ठीक पीछे डी बिंदु पर है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये वाला दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप एकदम अगर ध्यान से देखते रहिएगा, मेरे साथ सीखते रहिएगा, तो आराम से आप इस चीज़ों को जो है बता सकिएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन, ये जो आपका फिगर है ना, फिगर के बारे में एक दो लाइन क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखिए? लिख लीजिए कि माना ए बी लाइट हाउस है तथा समुद्र में दो जहाज क्रमशः सी बिंदु और डी बिंदु पर है, क्रमशः सी बिंदु और डी बिंदु पर है, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस है
लाइट हाउस हैं तथा ए भी लाइट हाउस है तथा CRD समुद्र में, ठीक है, समुद्र में दो जहाज हैं, दो क्या है, जहाज हैं। ये हमने अगर बता दिया तो अब फिगर आराम से आप कोई भी समझ सकता है, ठीक है। अब आपको भाई साहब ये वाला दूरी निकालना है, दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या करना है, निकालना है। देखिए मैं करूँगा क्या, ये जहाज का डायरेक्ट दूरी निकालना असंभव है, तो ये निकालने का तरीका क्या है समझिए। मैं पहले सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँगा और फिर B से C का दूरी निकाल लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दूँगा तो ये वाला दूरी बच जाएगा। बस यही मेरा फंडा है एंड इसी फंडा के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो आइए एकदम मेरे साथ समझने का कोशिश कीजिए। हम सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये दोनों मिला के बन रहा है बड़ा वाला। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो अगर लंब है जितना उतना ही आधार भी होगा, उतना ही क्या होगा, आधार भी होगा। तो ये तो पहले से तय हो गया हमारे पास कि अगर AB 75 है तो BC भी 75 होगा क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में दिखाने के लिए करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हल्का 1 मिनट रुकिएगा, एडजस्ट करते हैं हम। हाँ, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम ABC में। तो देखिए आपको P दिया गया है यानी कि लंब दिया गया और आप BC यानी कि आधार निकालना चाहते हैं तो tan का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा प्यारे बच्चों P बट्टा B होता है, तो P है यहाँ पर AB और B यानी कि आधार है BC। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 लिख देंगे। दाहिने में जो आपका AB है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि AB 75 मीटर है तो हम AB का वैल्यू 75 डाल देंगे एंड BC जो है वो आपका BC ही रहेगा, BC जो है वो BC ही रहेगा क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना ही है, इसका मान मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे कि BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा एंड फिर अगर 75 को 1 से गुना किया जाए तो 75 ही होगा, यानी कि 75 BC बराबर 75 मीटर मिला कि नहीं। देखो मैंने तो पहले ही बताया था कि ये कितना होगा, 75 मीटर होगा क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में आपको बहुत हेल्प कर देगा, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचा सकते हैं आप, ठीक है। ये कर दिया। अब हमारा टारगेट है B से लेकर के D तक पूरा निकालना, तो निकाल सकते हैं भाई। देखो ये जो त्रिभुज है ABD जो पूरा जो त्रिभुज है इसमें आप देख सकते हैं कि इधर आपको लंब मिला हुआ है तो आधार हम निकाल सकते हैं और थीटा है 30 डिग्री। तो बस इसी फंडा का यूज करके हम काम करेंगे। अब देखिए लंब दिया गया है, आधार निकालना चाहते हैं तो tan का ही प्रयोग करेंगे और उसमें भी tan 30 डिग्री का। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में भाई साहब क्या करेंगे, तो हम लोग tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री यानी कि tan थीटा P बट्टा B, P क्या है, AB है और फिर आधार क्या है, BD है। तो AB बट्टा हम यहाँ पर BD करने वाले हैं। क्या करेंगे, AB
और बट्टा क्या करेंगे, BD करेंगे। AB बट्टा क्या करेंगे, BD करेंगे। और यहाँ पर एक दिमाग और हम क्या कर देने वाले हैं, लगा देने वाले हैं, और उसी से हमारा काम बन जाएगा। देखिएगा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप बताइए प्यारे बच्चों कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1/√3 होता है। चलो ठीक भाई साहब, आपका ही बात माना मैंने। एंड AB का मान आप देखिए क्वेश्चन में 75 दिया गया है। AB का मान कितना दिया गया है, 75। तो हम यहाँ पर AB का मान रख देंगे 75। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं BD को ये देख लीजिए, BD है आपका, ये है BD यहाँ से यहाँ तक, BD को मैं BC और प्लस CD लिख सकता हूँ? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं पूरे BD को BC और प्लस CD लिखूँगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो लिखेंगे BC प्लस CD, इस BD को लिखेंगे BC और प्लस CD। इससे होगा बहुत ही बड़ा वाला फ़ायदा। कैसे होगा वो आप धैर्य से देखने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर में 75 तो है, हम 75 लिख लेंगे। नीचे में देखिए BC का मान आपके पास है, BC का मान भी 75 है, तो ये मान हम रख देते हैं। चलो भाई साहब, अच्छा बात हो गया हमारे साथ। BC का मान हम क्या कर देंगे, तो 75 रख देंगे। तो यहाँ पर BC का मान हमने रख दिया 75, ठीक है। लेकिन CD का मान मेरे पास नहीं है, तो CD को CD ही लिखेंगे। अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। कोना कोनी गुना करने जाइएगा, 75 प्लस CD को 1 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर 75 प्लस CD ही आपको मिलेगा। √3 से 75 को गुना कीजिएगा, तो ये 75√3 हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। अब आपको CD का मान चाहिए, तो CD रखिए बाएं, दाहिने में जो 75√3 है वो रहेगा ही रहेगा, एंड बाएं से 75 जाएगा तो -75 दाहिने हो जाएगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, CD का वैल्यू बता सकते हैं। दोनों जगह पर 75 है, तो आप 75 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर √3 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, 75 से 75 को भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा। इतना मीटर ही आपका आंसर है। इतना मीटर ही क्या है, आंसर। बोले कैसे सर? तो आपने क्या निकाला, CD निकाला। CD 75 इंटू √3 - 1। तो यही तो आप CD तो ही आप निकालना चाहते थे, यानी कि दोनों जहाज के बीच का दूरी ही तो आप निकालना चाहते थे। CD, दोनों जहाज के बीच का दूरी CD निकालना चाहते थे, तो CD यहाँ पर मिल गया। अब इससे आगे और कुछ कहने की है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले हम अपने क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। समझने का कोशिश कीजिएगा, सिंपल सा चीज़ है, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिगर बना ही है, ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिगर बना है तो हम आराम से क्या कर लेंगे, चीज़ों को डील कर लेंगे। देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ पर आपको लड़की दिख रहा होगा। ये लड़की जो है, ये वाली जो छोटी लड़की है, वो 1.2 मीटर लंबी है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की यहाँ पर खड़ी है और ये अभी इस गुब्बारे को देख रही है हवा में, और इस गुब्बारा का ऊंचाई है 82.2 मीटर। गुब्बारा का ऊंचाई ज़मीन से कितना है, ज़मीन यानी कि भूमि से है यहाँ पर 288.2 मीटर। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब यहाँ पर गुब्बारा था तो उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा था, ठीक। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब कुछ समय बाद हवा में उड़ते हुए गुब्बारा मान लीजिए हल्का आगे चला गया। अब गुब्बारा हल्का आगे चला गया तो फिर यहाँ से इस लड़की ने देखा इस गुब्बारा को, तो इस बार
जो उन्नयन कोण है वो घट के 30 डिग्री हो चुका है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से आ गया यहाँ, तो इसी दूरी को आपको निकालना है। इसी दूरी को आपको क्या करना है, निकालना। यही दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, फिगर में कुछ अपना नाम वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। फिगर में क्या करते हैं, नाम वगैरह हम डालने का कोशिश करते हैं। पहले फिगर को सुधारते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको, ये ज़मीन है। ब्लू वाला लाइन क्या है, ज़मीन है। और लड़की का ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो लड़की जब देखेगी तो अपने आँख से देखेगी, तो आँख से देखेगी तो आँख का क्षैतिज जो है ना, ये वाला रेखा होगा। आँख का क्षैतिज कौन होगा, यह रेखा होगा क्षैतिज। ठीक है। अब यहाँ से वो ऊपर देखेगी इधर की ओर, और यहाँ से देखेगी इधर की ओर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है घपला, और घपला हो भी चुका। क्या है घपला, समझिएगा। अगर प्यारे बच्चों अपने आँख से देखेगी लड़की तो ये हो जाएगा क्षैतिज। ठीक है, ये जो रेखा है यही क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और थीटा तो यहाँ तक ही बनेगा, ना कि यहाँ तक बनेगा। यहाँ तक तो थीटा आएगा नहीं, ज़मीन तक। ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा तक ही कोण बनने का काम होता है। तो देखिएगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा था ताकि आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिल सके। क्या जानकारी मिल सके, ये पूरा ऊंचाई है प्यारे बच्चों ज़मीन से लेकर के, कहाँ से लेकर के, ज़मीन से लेकर के 88.2 मीटर है। ज़मीन से लेकर के पूरा 88.2 मीटर है। और ये लड़की अगर है 1.2 मीटर का, लड़की 1.2 मीटर की है, तो ये वाला हाइट भी प्यारे बच्चों 1.2 मीटर ही होगा। और ये वाला जो हाइट है ये भी 1.2 मीटर ही होगा। ये भी 1.2 मीटर ही होगा। ये आपको क्या करना है, समझना है यहाँ पर। अब आप यहाँ से अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हैं। देखिए, पहले मैं नामकरण कर लेता हूँ। सभी जो ये सब चीज़ें हैं इसका क्या करता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है, कि लड़की पहले खड़ी थी ए पर। ये जो बिंदु है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि ए है। ये लड़की कहाँ खड़ी थी, ए बिंदु पर खड़ी थी। ये ए मान लेते हैं। ठीक है। और गुब्बारा पहले बी बिंदु पर था। ये यहाँ पर बिंदु, ये जो है ये मान लीजिए कि गुब्बारा था। ये क्या था, गुब्बारा था पहले। एंड गुब्बारा बी से उड़ते हुए चला गया सी पर। गुब्बारा बी से उड़ते हुए कहाँ चला गया, सी बिंदु पर चला गया। किस बिंदु पर चला गया, सी बिंदु पर चला गया। तो इस बिंदु का नाम हमने दे दिया सी। एंड फिर सी से जो गुब्बारा का हाइट है यहाँ, इस बिंदु को मैं डी नाम दे देता हूँ। इस बिंदु को मैं क्या नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। और फिर अगर ये डी है, ए बी सी डी, तो इस गुब्बारा का जो शिखर है इसका नाम ई मैं दे देता हूँ। इसका नाम क्या दे देता हूँ, ई दे देता हूँ। एंड साथ ही साथ ये आप देख पा रहे हैं कि लड़की ये है, ये क्या है, लड़की है। ये लड़की है, तो ज़मीन के जिस पॉइंट पर लड़की खड़ी है उसका नाम एल दे देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम एम दे देते हैं। तो एल एम जो है ज़मीन का 2 बिंदु है। ये सब नामकरण करने के बाद हम क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पर ये 88.2 मीटर क्या है पता है प्यारे बच्चों, डी से लेकर के पूरे एम तक का ऊंचाई है। क्योंकि भूमि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लिखा ही गया है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे, यानी कि ये 88.2 जो है ना, ये ज़मीन से डी तक का ऊंचाई है। अब आप ही बताइए कि ज़मीन से डी तक का ऊंचाई अगर 88.2 मीटर है, और एक बात आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर ए एल है 1.2 मीटर, ए एल अगर कितना है
1.2 मीटर है, तो यहाँ पर जो CM है वो भी 1.2 मीटर ही होगा, 1.2 मीटर ही होगा। बोलिए कैसे? क्योंकि लड़की की हाइट इतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 मीटर अगर यह हो जाएगा तो D से लेकर के जो आपका C तक का हाइट है प्यारे बच्चों, D से C तक का हाइट ये हो जाएगा आपका 88.2 में से 1.2 घटाइएगा तो ये आपको मिलेगा 87 मीटर। कितना मीटर मिलेगा? 87 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाला चीज़ आप दुनिया से हटा दीजिए, ये वाला चीज़ दुनिया से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। यहाँ पर ये पूरा हाइट था D से लेकर M तक, लेकिन M से C 1.2 है और C से D 87 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों होगा, वो आपने यहाँ पर समझा। अब आपका काम हो गया आसान। ये सब चीज़ समझने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या है। देखिए, एक तो यह वाला त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज का नाम आप देख सकते हैं EAB, एंड एक त्रिभुज आपका दूसरा वाला बन रहा है जिसका मैं भी बता देता हूँ पूरा डिटेल। ये एक त्रिभुज बन रहा था एंड दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये वाला, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो देख सकते हैं। तो इसका नाम आप देख सकते हैं DCA या ACD, ये दो त्रिभुज आपको दिया गया है। अब ऐसा जो है करने के बाद आगे आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले भाई साहब गुब्बारा था यहाँ, पहले गुब्बारा था यहाँ, अब यहाँ से चलकर आ गया यहाँ, तो यानी कि आपको B से C तक का दूरी निकालना है। B से कहाँ तक का दूरी निकालना है? C तक का दूरी निकालना है। तो B से C तक का दूरी कैसे निकालेंगे, ज़रा आप समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, मैं पहले ये जो A है ना, A से लेकर के B तक का मैं दूरी निकाल लूँगा। A से लेकर कहाँ तक? B तक का। और फिर A से लेकर के हम C तक का दूरी निकाल लेंगे और A से C के दूरी में से A से B का दूरी घटा दीजिएगा, यानी तो फिर हम एक अलग कंसेप्ट के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आपको क्या हो जाएगा, यह जो डिस्टेंस है B से C का वो आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम B से C का दूरी जो है ना निकालते हैं, बहुत ही चतुराई के साथ। तो आप मेरे तरह ध्यान से जो है इस चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये चीज़ें सब जो है आपको मतलब बहुत ही मन से और बहुत ही ध्यान से सीखना होगा। धरफड़ी कीजिएगा, सोचिएगा 1 मिनट में सीख लें तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम जितना प्रेम से आपको बता रहे हैं, आप भी उतना ही प्रेम से जो है सीखते रहिए। हमारा क्या था, हम तो इस क्वेश्चन को 3 मिनट में बना देंगे, लेकिन इससे नहीं होगा। हम 3 मिनट में बना देंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर हम आपको 10 मिनट में बताते हैं, 5 मिनट में बताते हैं और समझ में आ जाता है तो वो न अच्छी बात है भाई साहब। चलो, अब इस फिगर के बारे में आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि इस फिगर में भाई साहब सब कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन ने ही एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना ही क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। फिगर में ही हमने सब कुछ दर्शा दिया है कि 87 मीटर कौन है, 1.2 मीटर कौन है। तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मैथमेटिक्स के अंदर लैंग्वेज कम से कम लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथमेटिकल चीज़ों को दिखाइए, वही बेस्ट माना जाता है गणित के अंदर। तो आइए हम क्या करेंगे वो आप पहले समझने का कीजिए प्रयास। हम इस पेज से नहीं, हम अगले पेज से क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। आइए अगले पेज पर आप लोग भी। हम अगर हल करना शुरू करेंगे उस वाले क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो समझिए। त्रिभुज ABE में, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, छोटा वाला त्रिभुज, इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप पहले समझिए। एक बात और मैं बताना भूल गया, आप बताइए, अगर D से लेकर के C तक, D से लेकर कहाँ तक, C तक 87 मीटर है, तो E से B भी 87 मीटर होगा, 87 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब दोनों गुब्बारा एक ही है
और ज़मीन वही है, दोनों एक दूसरे के समांतर भी है, तो इसीलिए जो डी से सी होगा वही ई से बी होगा। तो इसका मतलब ये 87 मीटर आपको पता चल चुका है। अब अच्छी बात क्या हो, देखिए आप यहाँ पर ए से बी निकालना चाहते थे, यानी कि आधार निकालना चाहते थे, और यहाँ पर लंब आपको मिला हुआ है। तो लंब दिया गया हो, आधार निकालना हो, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन 60 डिग्री बराबर, क्योंकि इसका थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन 60 डिग्री बराबर समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या करेंगे, तो हम लोग टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन 60 डिग्री का, तो टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों लंब बट्टे आधार का, लंब है बी ई, आधार है ए बी, तो बी ई बट्टा ए बी, यहाँ पर बी ई और बट्टा में ए बी हम लिखेंगे। एंड टेन 60 का वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होता है, तो √3/1 लिख दूँ। इधर आपका बी ई जो है ना भाई साहब 87 मीटर था, कितना था 87, और ए बी आपको निकालना ही है। देख लीजिए अभी 87 लिखे थे हम लोग कि नहीं, तो ये है। एंड नीचे में हम ए बी लिख देते हैं। अब क्या करूं, तो देखिएगा यहाँ पर ए बी को √3 से गुना कीजिएगा, तो ये √3 ए बी होगा। 87 को 1 से गुना कीजिएगा तो 87 होगा। हल्का और आगे बढ़िए मेरे साथ आप भी। अगर ए बी आप निकालते हैं, बाएं रखते हैं, दाहिने में होगा 87, और √3 इसके नीचे चला जाएगा, √3 इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि √3 गुना के रूप में है, तो दाहिने जाएगा तो बट्टक के नीचे आ जाएगा। और हमने आपको बताया था कि रूट का नीचे रहना अच्छी बात नहीं है, तो हम नीचे से रूट हटाने के लिए हर परिमयकरण करेंगे। हर परिमयकरण का मतलब हर से ऊपर भी गुना करेंगे और हर से नीचे भी गुना करेंगे, और ये गुना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ए बी बराबर आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में तो 87 √3 हो जाएगा, 87 को √3 से गुना कीजिएगा तो 87 √3 हो जाएगा, एंड नीचे में √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 3। अब देखिए यहाँ पर काटने वाला सीन है, आप 3 से 87 को भाग दीजिएगा तो पता है कितना होगा। 3 से जब आप 87 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 29। कितना मिलेगा, 29 मिलेगा, यह आपको पता होना चाहिए। 3 से 87 को भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 29। यानी कि आपको ए बी जो है मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ए बी बराबर कितना मिला, तो 29 √3। कितना मिल गया पर बच्चों, आपको मिल गया 29 √3। 29 √3 आप इसे मीटर बोल दीजिए। अब आपका अगला काम क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी बराबर जो है ना 29 √3 आपको मिल चुका है। अब आप समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन 30 डिग्री का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपको पी यानी कि लंब 87 दिया गया है और आधार आप निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे इधर हम क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी है, शायद ए सी डी, बिल्कुल ठीक है, ए सी डी में। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी में हम क्या करने वाले हैं, ए सी डी में तो टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। टेन 30 डिग्री क्यों, 30 डिग्री इसीलिए क्योंकि थीटा का मान 30 है, और यहाँ पर अगर ए डी देखा जाए, सॉरी सी डी, तो सी डी का मान 87 है। सी डी का मान कितना है, 87 है। तो हम ऐसा 87 नहीं, लंब के बारे में देखा जाए तो लंब है सी डी और आधार है ए सी, तो हम सी डी और बट्टे ए सी लिख सकते हैं। सी डी बट्टे क्या लिख सकते हैं, ए सी। अब आगे क्या होगा समझने का कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
CD का मान आपको क्वेश्चन में 87 मिला हुआ था। एंड नीचे AC जो है ना, इसको देखिएगा, मैं आसान कर देता हूँ क्वेश्चन को। AC ध्यान से देखिए, ये A से C जो है, ये A देख रहे हैं ना, A से लेकर के जो C है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है A से B और B से C। तो क्या मैं AC को AB और प्लस BC लिख सकता हूँ? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इससे होगा बहुत ही बड़ा वाला फ़ायदा। तो हम लिखेंगे, चलिए ये अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई मायने हमारे में नहीं है। तो हम AC को लिखेंगे AB और प्लस BC। चलो भाई साहब देखते हैं, AB और प्लस BC लिखते हैं। AC को लिखेंगे AB और प्लस BC। अरे भैया एक मिनट, BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC। तो हम यहाँ पर BC लिख देते हैं। अब आप बढ़िए आगे, आप बताइए कि 1/√3 यहाँ पर हम रहने देते हैं। एंड दाहिने में देखिएगा तो क्या होगा, ऊपर तो भाई साहब 87 है, चलो ठीक। ये AB जो है ना, AB का मान है आपके पास, देख लीजिए। इससे पहले आप AB का मान ही निकाले थे। AB का मान कितना निकाले थे? 29√3। तो भैया वही काम करेंगे हम, जो AB का वैल्यू है ना वो हम 29√3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका ऊपर वैल्यू हमें पता है। तो 29√3 हम यहाँ पर इसका वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस, और BC है तो BC, और प्यारे बच्चों यही BC तो आपको निकालना है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर डायरेक्ट आंसर मिलेगा, कोई जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, 29√3 प्लस BC को इस 1 से गुना कीजिएगा तो ये 29√3 प्लस BC और बराबर में 87 को √3 से गुना कीजिएगा तो 87√3 मिलेगा। एक स्टेप और हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए करेंगे। BC बराबर क्या होगा, दाहिने में देख सकते हैं कि 87√3 है, 87√3 है। 29√3 दाहिने जाएगा तो -29। अरे भाई साहब रुको, ये 29√3 दाहिने जाएगा तो -29√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -29√3 हो जाएगा। अब आप 87 में से 29 घटा लीजिए। 87 में से 29 क्या करिए, घटाइएगा। तो 17 में से 9 गया तो 8, और फिर 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 58√3 हो जाएगा। तो हम आगे लिख देते हैं BC बराबर, क्या लिखेंगे, BC बराबर 58√3, 58√3। बस यही फाइनल आंसर है। BC बराबर 58√3 जो है ये फाइनल आंसर ही है, इसमें और कुछ लोचा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे बनाइएगा पूरे मज़े से। ठीक है, अगर मैं एक बार टाइम लेकर के आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ तो आगे आपको मज़ा ही मज़ा है, आगे आप आराम से इस चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अब है भाई साहब बहुत ही जानदार, शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या है समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या जो है पूछने की और क्या करने के लिए बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं और फिर इस पर क्या करेंगे, हम आगे जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिए मेरे साथ एंड सीखते समझते रहिए। 10 मिनट का और आपका क्लास जो है होने वाला है। तो चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लास चल रही है वो पूरे मस्ती में, ये हमने देखा है। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब जो है ना NH समझ लीजिए, SH समझ लीजिए, सीधा समझ, राजमार्ग मतलब एक रास्ता है। ठीक है, राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे जिसको कह लीजिए, या NH सुना है ना आपने, नेशनल हाईवे, कुछ भी समझ लीजिए। एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि कोई मीनार है और एक रास्ता मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, भाई यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कार था, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्षैतिज होगा
ये आदमी यहाँ से इस कार को देखता है, तो अवनमन कोण इस टाइम जो है 30 डिग्री था। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ये कार इधर की ओर जा रहा था, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी कि 6 सेकंड के बाद मान लीजिए कार यहाँ आ गया होगा डी बिंदु पर, तो इसका अवनमन कोण अब जो है, ये अवनमन कोण जो है ये अब 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, किस बिंदु से? डी बिंदु से, इसका नाम मान लीजिए ए है। तो डी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, यानी कि ए तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। लो भाई साहब, हमने तो आपको शुरू में बताया था, इस चैप्टर के शुरू में, कि इस चैप्टर में हमेशा आपको ऊंचाई या दूरी निकालने के लिए पूछेगा। समय पूछ दिया भाई साहब, समय निकालने के लिए पूछ रहा है कि बताओ भाई डी से ए तक जाने में, अगर कार ने सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लिया है, कितना? तो 6 सेकंड लिया है, सॉरी कितना सेकंड? 6 सेकंड। सी से डी तक जाने में कार ने 6 सेकंड टाइम लिया है, तो डी से ए तक जाने में कार कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक कोई टेंशन नहीं लेना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिएगा कि डी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हम आराम से निकाल लेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम टाइम निकालने से पहले दूरी निकालेंगे। पहले हम सी से डी का दूरी निकालेंगे और फिर डी से ए का दूरी निकालेंगे, और तब देखिएगा कैसे हम डी से ए तक जाने में टाइम भी क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो इस कचरुष्ट फिगर को हम करते हैं आउट, एंड एक अच्छा सा सुंदर सा फिगर पहले बनाएंगे और फिर यहाँ पर कारनामा करेंगे। तो चलिए हल करने का करते हैं शुरुआत। आप लोग भी नज़रें जमाए रखिए। मान लीजिए कि ये मीनार है, ये क्या है? मान लीजिए कि हमने ये बना लिया मीनार। ये क्या बना लिया हमने? मीनार बना लिया, यानी कि टावर बना लिया। एंड टावर का नाम भी दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम टावर का नाम ए बी दे देते हैं, ए बी दे देते हैं, मीनार यानी कि टावर का नाम। एंड कोई रास्ता टावर तक जाती है, तो मान लीजिए कि ये रास्ता है। रास्ता मतलब राजमार्ग, छोटी मोटी रास्ता का बात नहीं हुआ है, राजमार्ग का बात हुआ है। तो मान लिया हमने कि ये राजमार्ग है, ए से लेकर के सी तक राजमार्ग। वैसे राजमार्ग तो आगे भी गया होगा, लेकिन हम सी तक ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ये सीधा रास्ता गया है, मतलब मीनार तक। अब यहाँ पर बी पर एक आदमी था, बी बिंदु पर क्या था? एक आदमी था। इस आदमी का आँख बना लेते हैं। आँख बनाने का मतलब है कि बी पर क्या था? एक आदमी था, ठीक है। बी बिंदु पर क्या था? एक आदमी था। अब ये आदमी एक कार को देखता है, तो मान लीजिए यहाँ पर थी कार, सी बिंदु पर कार थी, तो इस बी बिंदु पर बैठे आदमी ने इस कार को देखा, तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा था। अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का। तो बताइए कि जो बी पर बैठा आदमी है, शिखर पर, मीनार के शिखर पर जो खड़ा आदमी है, वो अगर सीधा देखेगा तो इधर की ओर देखेगा, सीधा देखेगा तो इधर की ओर देखेगा, यानी कि ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये इसका क्षैतिज होगा कि नहीं? तो अभी वो उधर नहीं देख रहा, वो इस कार को देख रहा है, सी कार को देख रहा है, सी वाला जो कार है उसको देख रहा है। तो मान लीजिए सी कार को यहाँ क्या कर रहा है? वो आदमी देख रहा है। तो इस स्थिति में अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस स्थिति में कार का अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। एंड फिर आगे क्या होता है? तो आगे देखिएगा क्या होता है। आगे बोला गया, हाँ अब देखो भाई मैं यहाँ पर रोकता हूँ आपको, रुकिए। अगर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बताइए ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा? उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा? अभी ही फैसला हो जाए, ताकि अभी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे सर उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आपने ही तो पढ़ाया है। अब क्या होता है कि 6 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद?
6 सेकंड के बाद वो आदमी फिर से कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया था। मतलब कार जो है ना मीनार की ओर जा रहा था, कार मीनार की ओर जा रहा था। तो मान लीजिए कार चलते चलते सी बिंदु से इस बिंदु पर आ गया जिसका नाम है डी। कार चलते चलते अब मान लीजिए कि डी बिंदु तक आ गया 6 सेकंड में। कितना सेकंड में? तो 6 SEC यानी कि 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कार सी से डी बिंदु पर आ गया। तो बुढ़वा फिर देखता है ऊपर से नीचे, ये डी कार को, इस कार को फिर से क्या करता है? देखता है। तो इस कार को देखता है तो इस बार भाई साहब अवनमन कोण जो है, इस बार जो अवनमन कोण है वो मान लीजिए कि ये वाला अवनमन कोण क्या होगा? बनेगा इस क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच, ये वाला मान लीजिए कि अवनमन कोण बना। तो ये वाला अवनमन कोण इस बार दिखा 60 डिग्री। कितना दिखा? तो ये दिखा 60 डिग्री का। तो बताओ अगर अवनमन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी यहाँ पर कितने डिग्री का होगा भाई साहब? 60 डिग्री का ही होगा। उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। कोई ऊंचाई, कोई दूरी, कुछ नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस आपको ये बताना है कि डी से ए तक जाने में कार कितना टाइम लेगा। डी से ए तक जाने में कार कितना टाइम लेगा? देखिए लिखा ही है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैं कितना जो है चतुराई से और आसान तरीका से हम इसका जो है निकाल देने वाले हैं समय। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? सी से डी का दूरी पहले निकालूंगा, फिर डी से ए का दूरी निकालूंगा। डी से क्या करूँगा? ए का दूरी मैं निकालूंगा। तो आप ध्यान से यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। ये जो मीनार है ना, जो मीनार आपको दिख रहा है, समझिए मेरे बातों को उसके बारे में। पहले मीनार का ऊंचाई हम x मान लेते हैं। मीनार का ऊंचाई कितना मान लेते हैं? x। मीनार का ऊंचाई हम मान लेते हैं x या फिर कुछ भी h मान लीजिए। ऊंचाई है तो h मानिए। मीनार का ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक है, मीनार का ऊंचाई अगर h मान लेंगे तो फिर क्या होगा वो आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन एक काम आप कीजिए, पहले इस फिगर के बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए। लिख दीजिए कि माना AB मीनार है तथा राजमार्ग के C बिंदु पर कार थी जो 6 सेकंड बाद D बिंदु पर चली जाती हैं, जो 6 सेकंड बाद D बिंदु पर चली जाती हैं। इस बातों को लिख देंगे। लिखेंगे माना कि AB मीनार है। माना कि AB क्या है? मीनार मतलब टावर। माना कि AB मीनार है तथा राजमार्ग के बिंदु C पर, राजमार्ग के बिंदु C पर एक कार थी जो 6 सेकंड के बाद बिंदु डी पर चली जाती है। बिंदु डी पर चली जाती हैं। अब थीटा वगैरह तो देख ही लेगा कि 30 डिग्री है 60 डिग्री है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कहानी बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब वो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि आगे हम क्या करना हमें चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABD में यानी कि इस वाला त्रिभुज में हम यूज करने वाले हैं tan 60 डिग्री। कितना डिग्री? tan 60 डिग्री का। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है, या फिर यहीं पर लिख देते हैं। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में मैं क्या प्रयोग करने वाला हूँ, tan 60 डिग्री प्रयोग करने वाला हूँ। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B होता है। तो P क्या भाई साहब, AB है। P क्या है, AB। और आधार क्या है, तो A से D यानी कि AD, तो आधार बोलेंगे AD। अब आप इसको हल्का आगे और सॉल्व कीजिए। tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है भाई साहब, तो √3 होता है। √3/1 लिख लेंगे। फिर दाहिने में आप देखिए कि AB को तो हम H माने हैं और AD तो AD ही है, AD तो AD ही है। तो हम चलिए देखिए क्या करते हैं, जो H है वो लिख लेते हैं और नीचे में AD ही लिखेंगे। तो H/AD होगा, H/, क्या होगा, AD। कोना कोनी गुना कीजिए, AD को √3 से गुना करेंगे तो √3 AD होगा। H को 1 से गुना कीजिएगा कोना कोनी तो H होगा। हमारा मकसद AD निकालना है, तो AD को बाएं रखेंगे, H दाहिने में पहले से है और √3 जाएगा तो ये ऐसे √3 हो जाएगा। इसका नाम आप अभी फ़िलहाल समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए। और पुनः क्या करना है वो समझिए, पुनः क्या करना है वो समझिए। तो समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है, ए बी और C यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज जिसका थीटा 30 डिग्री है, जिसका थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसमें हम tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करने वाले हैं, तो tan 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। तो tan 30 डिग्री यानी कि tan थीटा, तो ये फिर से P/B होगा। तो P है AB यानी कि लंब क्या है, AB है। एंड जो आधार है वो AC है, तो हम AB/AC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AB/AC। तो लिख दीजिए AB/AC, AB/AC। अब आप इसको हल्का और आगे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा देखिएगा, tan 30 का मान प्यारे बच्चों 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। एंड AB जो है, AB उसका मान आप H माने हैं, तो AB को तो हम H लिख देंगे। क्या लिख देंगे, H। देखिएगा कैसे, AB का मान क्या लिखेंगे, H। लेकिन जो AC है उसको ध्यान से देखिए, AC को हम AD प्लस CD लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक AC है, इसको क्या मैं AD और प्लस CD लिख सकता हूँ, बोलेंगे ऐसा लिख सकते हैं। फिर दोनों को जोड़िएगा तो AC ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो नीचे में आपका AC है, AC को लिखूँगा AD और प्लस CD, ठीक है। चलो तो चलिए लिख देते हैं इसको, AD प्लस CD। यहाँ पर देख लीजिए हम लिख ही देते हैं AD एंड प्लस CD, AD प्लस क्या लिख देते हैं, CD लिख देते हैं। अब आप मेरे साथ यहाँ आ जाइए इधर की ओर और देखिएगा क्या हो रहा है। जो ऊपर में बाएं साइड 1/√3 है वो लिख लीजिए। दाहिने में ऊपर H है उसको H ही लिखेंगे। एंड AD का मान आपके पास अगर है तो वो रखेंगे, बोलेंगे है सर, है कैसे नहीं। AD का मान है आपके पास H/√3, ये देख सकते हैं AD का मान कितना है, H/√3 है ये AD। तो भैया ये जो AD दिख रहा है ना, इसको हम H/√3 क्या करेंगे, लिखेंगे H/√3 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे आपका CD, प्लस में क्या लिखेंगे, CD। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो CD का मान यहाँ से आपको मिलने वाला है। अब देखिएगा होगा क्या, सिंपल सी बात है, H/√3 और प्लस CD को यहाँ पर ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, H/√3 और प्लस CD मिलेगा, ठीक।
एंड दाहिने में देखिए √3 को h से गुना कीजिएगा। अगर आप √3 को h से गुना कीजिएगा तो ये √3h होगा। √3h हम इसे बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको मान निकालना है CD का, तो CD रखिए आप बाएं, CD क्या रखिए, बाएं रखिए। दाहिने में आप देख सकते हैं कि √3h पहले से है, क्या इसमें बट्टा में एक लगा दे, बोलेंगे इस लगा दीजिए। फिर h बट्टा √3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना, h बट्टा √3। अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो फाइनल रिजल्ट देखिएगा, आपको दंग रह जाएंगे आप, देखिएगा क्या होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा दाहिने साइड वाले को, तो बट्टा का घटाव करना है तो 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। 1 से √3 को भाग दीजिएगा तो √3, और √3 को √3h से गुना कीजिएगा तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, एंड h यहाँ पर लग जाएगा, तो यानी 3h हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर क्या होगा, √3 से √3 को भाग दीजिएगा तो 1, और 1 को h से गुना कीजिएगा तो ये h ही होगा। तो इसके आधार पर आप आगे बढ़िएगा। तो CD का मान आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर मिल रहा है। 3h में से अगर एक h घटाइएगा तो ऊपर में प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 2h, और बट्टे में कितना मिलेगा, √3, 2h बट्टे √3। इसका नाम आप फिलहाल समीकरण 2 दे दीजिए। एंड अब आप देखिए कि क्या है, AD बराबर h बट्टा √3 है। देख लीजिए ये AD जो है, एक मिनट, AD था बिल्कुल, AD बराबर h बट्टा √3 है, तो ये है आपका h बट्टा √3। h बट्टा कितना है, √3 है। एंड जो CD है वो अभी आप निकाले हैं, CD का मान निकाले हैं 2h बट्टा √3, कितना, तो 2h और बट्टा √3 निकाले हैं, 2h बट्टा √3। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब हम बोलेंगे कि अगर 2h बट्टा √3 दूरी चलने में 6 सेकेंड लगा तो एक मात्रक, यानी इतना मीटर है, अगर 2h बट्टा √3 मीटर दूरी चलने में 6 सेकेंड लगा तो 1 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगेगा पहले वो निकालेंगे, और अगर 1 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगा ये मिल जाएगा तो फिर हम h बट्टा √3 मीटर, h बट्टा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है, तो h बट्टा √3 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगेगा ये हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए एक एक नियम से, किस नियम से, एक एक नियम से हम इस चीज़ों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे चूँकि 2h बट्टा √3 मीटर चलने में 6 सेकेंड लगता है, इसीलिए 1 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगेगा, और फिर इसीलिए h बट्टा √3 मीटर चलने में कितना सेकेंड लगेगा ये हम क्या कर लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि ये ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु को बोलते हैं चूँकि, लिखेंगे चूँकि 2h बट्टा √3, ठीक है, मीटर, इतना मीटर, 2h बट्टा √3 मीटर दूरी चलने में लगा समय, चलने में लगा समय बराबर कितना क्वेश्चन में दिया गया, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, SEC सेकेंड। चूँकि 2h बट्टा √3 मीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर 6 सेकेंड, इसीलिए बताइए कि 1 मीटर दूरी, कितना, 1 मीटर दूरी चलने में लगा समय कितना होगा। तो जब कभी भी 1 मीटर का अगर हम निकालने की बात करते हैं तो कुल टाइम को हम कुल दूरी से क्या करेंगे, भाग देंगे, कुल टाइम को कुल दूरी से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि आपको 6 को भाग देना होगा, 6 को क्या करना होगा, भाग देना होगा 2h बट्टे √3 से, 2h बट्टे
√3 से भाग देना होगा। 2h/√3 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो देखिएगा कि ये क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको, ये आप क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम कहीं अलग में कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे और आप जो है समझ लीजिएगा उस बातों को, ठीक है। और उससे भी अच्छा होगा, एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, हमें 6 को भाग देना है 2h/√3 से, यानी कि 1 मीटर चलने में जो लगा समय है वो 6 भागा, 6 को बट्टा में 1 का लगा देते हैं, तो 6 भागा 2h/√3, 2h/√3 होगा। इसको अगर आप एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा समझिएगा यहाँ पर। तो ये 6/1 तो रहेगा ही रहेगा, भाग बदलेगा गुना में, √3 जाएगा ऊपर और 2h रहेगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा 3, 2 को 6 से भाग दीजिए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एंड यहाँ से हमें पता चल गया, क्या पता चला कि भाई साहब यहाँ जो हमें मिल रहा है वो 3√3/h मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3√3/h, 3√3/h सेकेंड, SEC सेकेंड। तो यहाँ पर 1 मीटर दूरी चलने में हमें 3√3/h सेकेंड लग रहा है। तो अगर 1 मीटर दूरी चलने में कितना सेकेंड लगा वो पता हो गया तो आप कितना भी मीटर दूरी चलने में कितना सेकेंड लगेगा वो निकाल सकते हैं। तो आप अब आराम से निकाल सकते हैं कि h/√3 मीटर दूरी चलने में कितना समय जो है लगेगा। तो लिखेंगे इसीलिए h/√3, h बट्टा था ना भाई, 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है, h/√3, अरे भैया 1 मिनट, इसीलिए h/√3 मीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर क्या होगा। तो भाई साहब 1 मीटर चलने में जितना समय लगा है उसको गुना कर दीजिए जितना मीटर का निकालना है। तो 1 मीटर चलने में 3√3 r/h सेकेंड लगा है, तो उसको भैया गुना करना होगा हमें जितना मीटर का निकालना है उसका। तो हमें निकालना है h/√3 मीटर का, h/√3 मीटर का हमें जो है ना समय निकालना है। तो यहाँ से देखिए कि क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अगर बिल्कुल 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, हमें भाई सब कुछ क्लियर दिखना होगा क्योंकि नोट्स आपको यही मिलते हैं। तो 1 मिनट, तो ये आपका h था एंड यहाँ भी क्या था, h था। तो देखिए h से h कोना कोनी कट जाएगा कि नहीं, ये h से ये h कटेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर कट जाएगा। फिर √3 से ये √3 कटेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर ये भी कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, तो आपको यहाँ पर मिला बराबर में 3, केवल देख सकते हैं 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 सेकेंड, SEC सेकेंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो 3 सेकेंड, 3 SEC सेकेंड। यहाँ हम एक लॉजिक बताने वाले हैं, यहाँ दूरी कितना है h/√3 और यहाँ दूरी है 2h/√3, यानी कि दूरी 2 गुना है, दूरी 2 गुना है। h/√3 को यहाँ 2 से गुना किया गया तो दूरी 2 गुना है, इसीलिए टाइम भी भाई साहब 2 गुना लगा है। 3 सेकेंड यहाँ लगा तो यहाँ 6 सेकेंड लगा था। समझा आपने कुछ लॉजिक? तो इस तरह से बनाइएगा, पूरे डिटेल में तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को खोल खोल के सीखिएगा, तब जा कर के आप जिंदगी भर याद रख पाइएगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये दूरी है यहाँ का और ये दूरी था भाई साहब यहाँ का, ठीक है। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन का गर्दा छुड़ाने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। लो भाई साहब, अभी तक तो निकालने के लिए बोल रहा था, अब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा उसमें भी कंडीशन वगैरह क्या दिया है वो भी आप देखिएगा। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। बोला कि कोई भाई साहब मीनार है, तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, मीनार बना लेंगे। लो भाई, यहाँ पर मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मीनार है, ये मैंने क्या बना लिया, मीनार बना लिया। ठीक, आगे बोला कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो मान लीजिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा हम इधर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। एक सरल रेखा खींच लिया। सरल रेखा में दो बिंदु है, एक है 9 मीटर पर और दूसरी है एक है 4 मीटर पर, दूसरी है 9 मीटर पर। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए कि मीनार जो है आपका, मीनार का पाद जो है यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक, मैं लिख ही देता हूँ। मान लीजिए कि ए बी आपका मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है। ठीक, और ए से 9 मीटर दूर यहाँ पर जो है एक सी बिंदु है, और ए से 4 मीटर की दूरी पर एक जो है डी बिंदु है। ये क्या है, डी बिंदु है। मैं डिटेल में ही बता देता हूँ कि सी से ए तक का दूरी है 9 मीटर। सी से ए तक का दूरी कितना है, 9 मीटर है। तो ये 9 मीटर ए से लेके सी तक का दूरी है। एंड ए से डी तक का दूरी जो है वो 4 मीटर है। ये कितना है, मतलब डी से लेकर के ए तक का दूरी कितना है, 4 मीटर है। डी से ए तक का दूरी कितना है, 4 मीटर। यानी कि ए से 4 मीटर दूरी पर डी बिंदु है और ए से 9 मीटर दूरी पर सी बिंदु है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब आगे क्या बोला, तो देखिए, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये इस दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से देख रहे हैं सी बिंदु से, अगर मीनार के शिखर को देख रहे हैं सी बिंदु से, तो ये वाला उन्नयन कोण बन रहा है। और अगर डी बिंदु से देख रहे हैं मीनार के शिखर को, डी बिंदु से अगर मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो ये वाला उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, तो आपको ये कोण कितना है वो देखिए, वो क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर से शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो बोला पूरक कोण है। ये उन्नयन कोण जो है ना, ये पूरक कोण है। कोण सी और कोण डी क्या है, पूरक कोण है। क्या आप जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। जैसे कि 40 डिग्री और 50 डिग्री एक दूसरे का पूरक है क्योंकि दोनों का योग 90 होगा। इसी तरह से 45 डिग्री और 45 डिग्री एक दूसरे का पूरक होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो पूरक कोण की बात आपको समझ में आ रहा चीज़ें, ये चीज़ें हम बताने की कोशिश करें। तो आपने समझा कि पूरक कोण किसे कहते हैं? वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, यानी कि कोण सी और कोण डी का योग 90 डिग्री है। दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री है। ऐसा ही आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस कोण को और इस कोण को जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री पूरेगा। पूरक कोण का मतलब यही है। ये दोनों अगर पूरक कोण है तो इसका मतलब है कि इस दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा। दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो भाई देखिए, मैंने इसको मान लिया थीटा, तो बताइए कि डी कितना होगा? तो सर सी और डी मिला के 90 था, आपने सी को थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। 90 माइनस कितना होगा? थीटा होगा। कुछ समझा आपने? ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि अगर दो कोण का योग 90 था, उसमें से एक आपने थीटा बोल दिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। 90 में से थीटा को घटाएंगे, पहला को घटाएंगे तो दूसरा आपको क्या होगा? मिलेगा। अब बढ़िए आगे कि हाँ, अब देखिएगा कि आगे जो है क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पर दोनों कोण भी लगभग थीटा और 90 माइनस थीटा मिल गया, और दोनों का जो दूरी है ना वो भी आपको मिल गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये
ए बी जो है 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ए बी 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखिए कि कैसे ए बी 6 मीटर है। तो चलिए जब हम हल करने के लिए चलते हैं तो फिगर के बारे में एक दो लाइन लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी, माना कि ए बी मीनार हैं, ए बी मीनार हैं। बिल्कुल ठीक है। ए बी क्या है? मीनार है। तथा सी एवं डी, तथा सी एवं डी, सी एवं, बिल्कुल ठीक है, सी एवं डी मीनार के आधार से, कहाँ से? तो मीनार के आधार से, सी एवं डी मीनार के आधार से, मीनार के आधार से क्रमशः, मीनार के आधार से क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर, 9 मीटर एवं 4 मीटर, 9 मीटर एवं 4 मीटर, 9 मीटर एवं 4 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर एवं 4 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं, दूरी पर 2 बिंदु हैं। बस इतना ही लिख दीजिए और कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए से लेके आपका डी 4 है, ए से सी 9 है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहा है। अब आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में टेन थीटा का प्रयोग कीजिए। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? तो ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलो ठीक है, हो गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। भाई साहब ए बी सी कौन है? ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, तो टेन थीटा तो पी बट्टा बी होगा। तो पी कौन है भाई साहब? ए बी है, यानी कि लंब क्या है? तो ए बी है। तो ए बी और बट्टा आधार क्या है? तो ए से सी है आधार, यानी कि ए सी है, आधार ए सी है। और अब हल्का आप एक स्टेप आगे बढ़िए। तो देखिए भाई साहब टेन थीटा, थीटा का वैल्यू तो थीटा ही है, तो हम टेन थीटा ही लिख सकते हैं, टेन थीटा ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। आपको सिद्ध करना है कि ए बी 6 मीटर है। अब ए बी को हम ए बी ही लिखेंगे, ए बी को हम ए बी ही लिखेंगे। आप कहिएगा कि सर 6 तो है, लिख दीजिए ना 6। भाई साहब नहीं लिखना है मुझे 6, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 6 होगा। लेकिन ए सी 9 मीटर है, तो हम ए सी का मान 9 नीचे में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और आप इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1, इसका नाम क्या कर दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए। और पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी था, ए बी डी में, ए बी डी में पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करने वाले हैं, तो टेन, भाई साहब थीटा क्या लेंगे यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या होगा, फिर से पी बट्टा बी होगा। तो पी क्या भाई साहब, वही ए बी ही पी है और आधार है ए डी, तो ए बी बट्टा ए डी लिखेंगे, ए बी और बट्टा लिखेंगे ए डी। अब आप एक काम बताइए, आप मुझे बताइए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ? तो बोलेंगे यस सर, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो यहाँ पे लिखा है ना,
इसको आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। दाहिने में ए बी को हम ए बी ही रहने देंगे। नीचे में ए डी है 4 मीटर, ये देख लीजिए आप ए डी का मान 4 है कि नहीं, तो 4 लिख देंगे हम, ठीक है। इसका नाम अब आप प्यारे बच्चों समीकरण 2 दे दीजिए। और अब आप क्या कीजिए वो समझिए। आप है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 गुने 2 करने पर, समीकरण 1 गुने 2 करने पर, तो करो। समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे हम, गुना करेंगे। तो याद रखिए, जब किसी भी समीकरण को गुना करने के लिए जाइए तो बराबर के बाएं साइड वाले को बराबर के बाएं साइड वाले से गुना कीजिए और बराबर के दाहिने साइड वाले को बराबर के दाहिने साइड वाले से गुना कीजिए। तो आप देखिए कि समीकरण 1 में बराबर के बाएं हैं टेन थीटा, यहाँ पर दिख रहा होगा टेन थीटा। तो हम टेन थीटा को क्या करेंगे, समीकरण 2 के बराबर के बाएं कॉट थीटा है, तो उसको कॉट थीटा से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। फिर बराबर के दाहिने देखिए, समीकरण 1 में था ए बी बट्टा 9, ए बी बट्टा क्या था, 9 था। तो ए बी और बट्टा 9 हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये 9 कैसा लग गया भाई, 1 मिनट रुको। 9 ऐसे लिख देते हैं। और गुने समीकरण 2 में जो बराबर के दाहिने हैं वो भी है ए बी और बट्टा 4, ए बी बट्टा कितना है, 4 है। अब क्या होगा देखिए, टेन थीटा गुने कॉट थीटा, आपको याद है कितना होता है, तो बोलेंगे सर टेन थीटा गुने कॉट थीटा जो है ना वो 1 होता है। कितना होता है, 1। और 1 बट्टे मैं क्या 1 कर दूँ, बोलिए यस सर कर दीजिए। दाहिने में ए बी को ए बी से गुना कीजिएगा तो ए बी का स्क्वायर होगा। एंड बाएं देखिए, सॉरी नीचे में देखिए 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा, बोलो यस। अब आप आ जाइए यहाँ पर, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा, कोना कोनी गुना करो, क्या होगा देखिएगा। आप ए बी स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी का स्क्वायर होगा। एंड बराबर में क्या होगा, 36 को 1 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा, 36 को 1 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा। भाई साहब आप बताइए मुझे ज़रा कि ए बी के ऊपर से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो दाहिने में रूट लगेगा कि नहीं, बोलेंगे यस सर लगेगा, दाहिने में रूट लग जाएगा। एंड अब आप जानते हैं कि रूट 36 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर रूट 36 का मान 6 होता है। तो ए बी बराबर 6 मीटर आपको मिल गया। यही तो सिद्ध करना था, ये देख लीजिए, ये बोला ही था वही। ए बी यानी कि जो मीनार का ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ये सिद्ध करके बताइए। तो हमें मिल गया 6 मीटर, तो लिखेंगे ए बी बराबर 6 मीटर। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि ए बी बराबर 6 मीटर है। कितना ठीक है ना, मतलब आसानी तरीका से आप बड़े मज़े के साथ आपने क्या कर लिया, चीज़ों को सीख लिया। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। जितने भी बच्चे अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए तो शेयर अपने दोस्त मित्र भाई बहन में कर दीजिएगा। बता दीजिएगा कि LGR स्टडी पर इस तरह का क्वालिटिव क्लास चल रहा है। और जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, या फिर प्ले स्टोर से, ठीक है। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।